हेलो डियर लिसनर्स, हमेशा की तरह अभिनंदन स्वीकार कीजिए। यह ऑडियो बुक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी फैक्ट्स और डिटेल्स इंटरनेट, बुक्स और सोशल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी को इस फाइल पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो कृपया संपर्क करें। रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। यह एपिसोड एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे पिशाच कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि शायद पिशाच भी इतने बुरे नहीं होते। उसकी हैवानियत की कहानियों का कोई अंत नहीं। एक ऐसा इंसान जो दर्द देखकर हंसता था, जिसके लिए इंसान सिर्फ खिलौने थे और जिसकी हैवानियत हर दिन एक नई हद पार कर रही थी। अगर दुनिया के सबसे खौफनाक इंसानों की लिस्ट बनाई जाए तो ये एक नाम ऐसा है जिसे शायद आप जानते तो होंगे, लेकिन उसकी कहानी शायद पूरी तरह नहीं जानते। एपिसोड के काफी सीन्स अलग अलग डॉक्यूमेंटरीज से कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से कई वीडियोस रियल हो सकते हैं, पर यह चैनल उनकी ऑथेंटिसिटी का कोई दावा नहीं करता। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। उदय सद्दाम हुसैन, या अगर उदय जल्लाद हुसैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उदय का जन्म 18 जून 1964 को हुआ। वो इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और उनकी पहली पत्नी साजिदा तल्फा का सबसे बड़ा बेटा था। वह अपनी एक्सट्रीम क्रूअल्टी, इंपल्सिव बिहेवियर और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए बदनाम था, जिनमें टॉर्चर, औरतों से दरिंदगी और मर्डर जैसे कई एक्ट्स शामिल थे। बगदाद में जन्मे उदय को कई सालों तक अपने पिता का इनहेरिटर माना जाता रहा, लेकिन एक जानलेवा हमले के बाद उसने अपनी विरासत अपने छोटे भाई कुस्सै हुसैन को खो दी। अपने पारिवारिक संबंधों के कारण उदय ने इराकी पॉलिटिक्स और मिलिट्री के अलावा बिजनेस में भी कई रोल्स निभाए। उदय इराकी ओलंपिक फेडरेशन, इराक फुटबॉल क्लब और फिदाइन सद्दाम का प्रेसिडेंट था। वो अपनी पावर्स को टॉर्चर और अब्यूज करने के लिए बदनाम था। इराकी एथलीट इसाम थामिर अल दीवान के अनुसार उदय मैच हारने वाले खिलाड़ियों को अक्सर ओलंपिक फेडरेशन बिल्डिंग के तहखाने में कैद करके पीटता और टॉर्चर करता था। सिर्फ यही नहीं, वह उन्हें कीलों वाले ताबूत में बंद कर देता या तेजाब के बाथ टब में डुबो देता था। उदय पर लड़कियों के साथ दरिंदगी और मर्डर के कई आरोप थे। उसके बॉडीगार्ड्स अक्सर लड़कियों को सड़कों से उठाकर उसकी पार्टियों में लाते थे। 1988 में एक पार्टी के दौरान उसने अपने पिता के पसंदीदा बॉडीगार्ड को मार दिया, जिसके बाद सद्दाम ने उसे बुरी तरह पीटा और कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया। उदय के वायलेंट और एरेटिक बिहेवियर के कारण सद्दाम ने अपने छोटे और अधिक शांत स्वभाव वाले बेटे कुस्सै हुसैन को अपना इनहेरिटर चुना। एजुकेशनल बैकग्राउंड, बचपन में उदय हैंड ग्रेनेड से खेलता था। वह और उसका छोटा भाई कुस्सै अपने पिता के साथ दोषियों को फांसी होते हुए देखा करते थे। उदय ने 1970 के दशक में बगदाद के अल मंसूर स्कूल में पढ़ाई की। उसे एक ड्राइवर मर्सिडीज बेंज में स्कूल ले जाता था और वो हमेशा नौकरों से घिरा रहता था। उसने अपनी इंग्लिश टीचर डायना बेंटली से अमेरिकन एक्सेंट सीखा। स्कूल में उसे एक इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बताया जाता था। उसने बगदाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन सिर्फ 3 दिन ही वहां गया, क्योंकि उसे मरीजों और डेड बॉडीज की बदबू से चिढ़ होती थी। इसके बाद वह इंजीनियरिंग कॉलेज गया और बगदाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली। उसने ईरान इराक युद्ध के दौरान इराकी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर थीसिस लिखी। 1998 में उसने बगदाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की। उसकी थीसिस का विषय था कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया, जिसमें उसने भविष्यवाणी की कि 2015 तक अमेरिका वर्ल्ड पावर नहीं रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी थीसिस किसी और ने डर या लालच के कारण लिखी थी। उदय के बारे में उसके एक कॉलीग ने कहा, वह शायद अपने पिता से ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उतना ही सनकी भी था। प्राइवेट लाइफ, उदय अपने पिता सद्दाम हुसैन को आदर्श मानकर बड़ा हुआ, लेकिन बाद में अपने पिता के कई औरतों के साथ रिश्तों के कारण उनके संबंधों में तनाव आ गया। उदय का अपनी मां साजिदा तल्फा के साथ गहरा संबंध था। उदय ने 3 बार शादी की। 1983 में उसके पिता ने अली हसन मजीद की बेटी नादा से उसकी शादी तय की। उनके 2 बेटे हुए, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। फिर 1993 में उसने अपने पिता के सौतेले भाई बरजान इब्राहिम अल तिकृती की बेटी साहा से शादी की, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही साहा ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसने उदय पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद उसने इब्राहिम अल दौरी की बेटी साझा से शादी की, लेकिन फिर उस पर मिसबिहेव करने के आरोप लगे।
1996 में उस पर हुए जानलेवा हमले के बाद जब वो अपाहिज हो गया, उसने कुस्सै से दूरी बना ली। कुस्सै उस समय पॉलिटिक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा था और सद्दाम का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उसके सेक्रेटरी अब्बास अल जनाबी ने बताया कि सद्दाम के परिवार में फूट 1983 में उनकी सबसे बड़ी बेटी राघत की वजह से शुरू हुई। बरजान के भतीजे ने सबसे पहले राघत का हाथ मांगा, लेकिन सद्दाम ने मना कर दिया। उदय भी इस शादी के सख्त खिलाफ था। बरजान और सद्दाम की पत्नियां आपस में सगी बहनें थीं, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। राघत ने हुसैन कामिल से शादी की, जिससे बरजान बेहद गुस्सा हो गया और आपसी रंजिश और गहरी हो गई। उदय के अपने भाइयों के साथ संबंधों के बारे में जनाबी ने 1999 में कहा, उदय अपने छोटे भाई कुस्सै को बर्दाश्त नहीं करता था। वो एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी का मालिक था और इसका संबंध उसके पालन पोषण से है। सद्दाम ने कुस्सै के पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वयं ली थी। हालांकि उन्होंने उदय के पालन पोषण में भी भाग लिया, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उदय पर सबसे अधिक प्रभाव उसकी मां और उसके नाना का था। यही कारण है कि उदय में खैरल्लाह तुल्फा के कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पैसे का लालच और वायलेंट बर्ताव। इराकी एथलीट्स पर टॉर्चर 1984 में यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद सद्दाम ने उदय को इराकी ओलंपिक फेडरेशन और इराक फुटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया। ओलंपिक फेडरेशन में रहते हुए उसने असफल एथलीट्स को बहुत टॉर्चर किया। उदय के बॉडी डबल लतीफ याहिया के अनुसार उसे डिफाइन करने वाला शब्द है क्रूअल। ओलंपिक फेडरेशन उदय की अपनी एक दुनिया थी, जिसे नर्क से कम नहीं कहा जा सकता। इराकी एथलीट रायद अहमद, जो अमेरिका भाग गए थे, बताते हैं, ट्रेनिंग के दौरान वह सभी एथलीट्स पर कड़ी नजर रखता था और कोच पर दबाव बनाता था ताकि वे एथलीट्स से और ज्यादा मेहनत करवा सकें। रिजल्ट से खुश न होने पर वह कोच और एथलीट्स को ओलंपिक फेडरेशन बिल्डिंग की जेल में बंद करवा देता था। यह उसकी प्राइवेट जेल थी, जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। अम्मो बाबा, जिनकी टीम ने 18 टूर्नामेंट जीते और 3 बार ओलंपिक में भाग लिया, उन्होंने कहा कि आधे इराकी एथलीट देश छोड़कर चले गए। कई खिलाड़ी मजबूत टीमों के खिलाफ बीमारी का बहाना बनाकर खेलने से मना कर देते थे। नेशनल टीम के असिस्टेंट कोच इब्राहिम हामिद ने कहा कि उदय जीतने पर इनाम देता था, लेकिन हारने पर जेल भेजने की धमकी देता था। एक खिलाड़ी अहमद राधी ने बताया कि जब उसने अल रशीद क्लब में शामिल होने से इनकार किया तो उसे अगवा करके पीटा गया और टॉर्चर किया गया। सन 1988 में बगदाद की एक रात एक बड़ा हॉल इराक के मेहमानों से भरा हुआ है। कलाकार, राजनेता और एथलीट। हॉल के दूसरे एंड पर बाकी मेहमानों से थोड़ी दूर एक मेज पर उदय बैठा है। जहां वह बैठा है वहां से वह सबको देख सकता है। कई बॉडीगार्ड्स उसके बगल में खड़े हैं। कुछ देर बाद वह अपनी राइफल उठाता है। फिर वह कान में ईयर प्लग लगाता है और छत पर गोलियां चलाने लगता है। उसके सबसे करीब खड़े मेहमान साफ तौर पर डर जाते हैं। कुछ लोग गोली लगने के डर से तेजी से पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद ही वो सब फिर से नाचने लगते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो। किसी ने भी असुविधा या विरोध दिखाने की हिम्मत नहीं की। यह बात सभी को साफ थी कि यहां एंजॉय करना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी, क्योंकि पार्टी का मेजबान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह इराक के राष्ट्रपति का सबसे बड़ा बेटा था। इराक का सबसे खतरनाक, अनस्टेबल और निर्दयी व्यक्ति। वह इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा था। कई लोगों को आज भी याद रहने वाली और कभी न भूलने वाली पार्टियों में से एक 1989 में हुई थी। यह कहानी उदय के बॉडी डबल और निजी गार्ड लतीफ याहिया ने सुनाई है। यह उनके जन्मदिन का एक जश्न था। मेहमान हमेशा की तरह नाच गाना और शराब पी रहे थे। तभी अचानक उदय ने माइक छीन लिया और कहा, आज मेरा जन्मदिन है, सब लोग अपने कपड़े उतार दो। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ मेहमान हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ ही देर में एक एक करके, यहां तक कि उसके अपने रक्षक भी अपने कपड़े उतारने लगे। फिर वह एक एक करके मेहमानों की ओर इशारा करते हुए उन्हें बुलाने लगा और उन्हें कुछ ह्यूमिलेटिंग एक्ट्स करने का आदेश देने लगा। ऐसी ही एक घटना अक्टूबर 1986 की शुरुआत में घटी। इराक में मौसम ठंडा होने लगा था, भीषण गर्मी कम हो रही थी और शामें सुहावनी होने लगी थी। उस समय परिवार अक्सर पार्कों और सार्वजनिक उद्यानों में घूमने जाते थे। उस समय अहमद मुस्तफा मुनीर नाम के एक सेना अधिकारी का हाल ही में विवाह हुआ था।
एक शाम अहमद को अपने एक करीबी दोस्त से अल मंसूर होटल में आयोजित एक पार्टी में इनवाइट किया गया, जो बगदाद के सबसे रेप्यूटेटेड होटलों में से एक माना जाता था। अधिकारी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में शामिल हुए, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। वो शाम की शुरुआत में ही होटल में दाखिल हुए। 1980 के दशक में इस तरह की पार्टीज अक्सर बड़े होटल में आयोजित किए जाते थे, जिनमें डांस, पश्चिमी संगीत और कभी-कभी विदेशी टूरिस्ट्स भी शामिल होते थे। और उस रात उदय सद्दाम हुसैन भी उसी हॉल में मौजूद था। सुरक्षा कारणों से उनके गार्डों ने उसके आसपास की मेजें हटा दी थीं और कहा जाता है कि उस समय वे नशे में थे। लगभग 1 घंटे बाद उदय ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और अपने गार्ड्स को उसकी कार तैयार रखने का आदेश दिया। लेकिन जाते समय उदय ने देखा कि अहमद की पत्नी अपने पति के बगल में बैठी है। वह अचानक रुक गया, अपना इरादा बदल लिया और अपनी मेज पर लौट आया। फिर उसने अपने एक गार्ड को आदेश दिया कि वह उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाया। गार्ड उनके मेज के पास आया और उससे कहा कि उदय चाहता है कि वह उसके मेज पर बैठे। उसके पति ने तुरंत जवाब दिया कि वह शादीशुदा है और वह उसका पति है। लेकिन गार्ड उदय के आदेशों का पालन करने के आदी थे, चाहे जबरदस्ती ही क्यों न हो, और उसने जोर देकर कहा कि वे उसकी बात माने। उन्होंने अहमद को बताया कि उदय खुद कह रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि 2 महिलाएं पहले से ही उसके साथ बैठी हैं। लेकिन अहमद ने मना कर दिया। एक गार्ड उदय को इनकार की सूचना देने के लिए वापस लौटा। उदय ने जिद की कि उसे उसके पास लाया जाए और नाकाम रहने पर अपने गार्ड्स को सजा देने की धमकी दी। गार्ड दंपति की मेज पर लौट आए और महिला को जबरदस्ती खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त अहमद ने एक गार्ड को सीने पर धक्का दे दिया। कुछ ही देर में कई गार्ड्स ने उसे घेर लिया, हॉल के अंदर बने टॉयलेट में घसीटकर ले गए और तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी को जबरदस्ती उदय की कार में बिठाया। बाद में अहमद को गिरफ्तार कर राष्ट्रपति के बेटे पर हमला करने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई और सेना से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कुछ समय तक हिरासत में रखा गया और बाद में रिहा कर दिया गया। एक और घटना के अनुसार अल रशीद होटल के पास उदय अपनी कार में था। उसने एक महिला को उसके पति के साथ चलते देखा और बाद में पता चला कि कपल की शादी को केवल 1 दिन ही हुआ था। उदय ने उन्हें रोका और पत्नी को परेशान करने लगा और उसके पति का मजाक उड़ाने लगा। जब कपल ने उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ना जारी रखा तो उदय को अपमानित महसूस हुआ। इसके बाद उदय ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि वे पत्नी को उसके पति से अलग करें और उसे जबरदस्ती कार में बिठाएं। उसे एक होटल ले जाया गया जहां उसके साथ हैवानियत की गई। बाद में एक गार्ड उसे घसीटकर बाहर ले गया और होटल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया, जहां उसका पति अंदर जाने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन उदय के गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक रखा था। पति, जिसकी पहचान बाद में सेना में फर्स्ट लेफ्टिनेंट के रूप में हुई, गुस्से में था और उदय तथा सद्दाम हुसैन को अपशब्द कह रहा था। बाद में राष्ट्रपति का अपमान करने के आरोप में उसे फांसी दे दी गई। पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उसने बाद में आत्महत्या कर ली थी। शादियों के मामले में उदय की छवि खराब थी। अगर कोई दुल्हन उसकी नजर में आ जाती तो वह उसे मरवा देता था। यह बत्तख के शिकार का वह सफर है जिसमें उदय हुसैन अपने एक साथी को शिकार लाने वाला कुत्ता बना देता है। उदय को लगता था कि अपने कुत्तों से शिकार किए गए पक्षियों को वापस लाना स्वच्छता की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए वह इस आदमी को बर्फीले पानी में जाकर शिकार लाने के लिए मजबूर करता है। और जब उसने शिकायत करना शुरू किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, उदय के पास उन्हें अपनी बात मनवाने का एक अनोखा तरीका था। बाद में अजीबोगरीब तरीके से उदय ने उस आदमी को फैमिली फोटो के लिए पोज देने के लिए बोला। फाइनेंशियल डिटेल्स ऐसा दावा किया गया है कि उदय ने यूनाइटेड नेशन की नीतियों का गलत फायदा उठाकर बेहिसाब दौलत और प्रभाव का साम्राज्य बना लिया। वह तेल, सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामान को इंपोर्ट करके काले बाजार में बेचता था। वह अमीर गल्फ देशों को शराब और रेस के घोड़े भी बेचता था। उसके महल में वाइल्ड एनिमल जू, सैकड़ों लग्जरी कारें, सोने से बनी AK-47, महंगी शराब और सिगार मिले जिन पर उसका नाम लिखा था। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी मिली। उसकी एक प्राइवेट जेल का भी खुलासा हुआ जहां उन लोगों को रखा जाता था जिन्होंने उसे नाराज किया था। अब्बास अल जनाबी ने कहा, उदय के पास बड़ी संख्या में कारें थीं। उसने कुवैत से लगभग 160 कारें चुराईं। उसके पास रोल्स रॉयस,
पोर्श, फेरारी, रेंज रोवर और लिंकन जैसी 1300 से अधिक लग्जरी कारें थीं। उसने हर जगह जेलें बना रखी थीं, प्रेसिडेंट हाउस, ओलंपिक फेडरेशन और फार्म हाउस में। वह स्मगलिंग के कई नेटवर्क कंट्रोल करता था, जैसे फिस्की, तंबाकू और तेल। बिजनेस उदय की कहानी सिर्फ हैवानियत तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी ताकत को पैसों में बदलना भी बखूबी सीख लिया था। उदय ने सुपर चिकन नाम से एक बिजनेस वेंचर चलाया, जिससे उसे लाखों डॉलर की कमाई हुई। बाद में उसने वेव नाम से एक आइसक्रीम कंपनी भी शुरू की। इसके अलावा वह जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में भी सक्रिय था। उसके चीफ एडिटर साद बज्जाज ने कहा, मेरे एक आर्टिकल पर वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने बंदूक निकाल ली। जब उसने मीडिया पर कब्जा किया तो हालात और खराब हो गए। उसे जर्नलिज्म से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह जानता था कि मीडिया से जनता को कंट्रोल किया जा सकता है। गल्फ वॉर के दौरान पकड़े गए 20 अमेरिकी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए उदय जिम्मेदार था। नेवल कमांडर जेफ जॉन भी उनमें शामिल थे, जिन्हें टॉर्चर के बाद इराकी नेशनल टीवी पर अपने ही देश के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया गया। हत्या के प्रयास। 12 दिसंबर 1996 की शाम को अपनी पोर्श कार में सवार उदय पर हुए हमले में उसे कई परमानेंट डैमेजेस हुए। बगदाद के अल-मंसूर में गाड़ी चलाते समय उसे लगभग 17 गोलियां लगीं। शुरुआत में माना गया कि उदय पैरालाइज्ड हो गया है। उसे इब्न सिना अस्पताल ले जाया गया, जहां वो ठीक हो गया, लेकिन लंगड़ाकर चलने लगा। बार बार ऑपरेशन के बावजूद 2 गोलियां उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी रहीं और उसकी मौजूदा हालात के कारण उन्हें निकाला नहीं जा सका। उदय की बात की डिसेबिलिटीज के मद्देनजर सद्दाम ने उसे को जिम्मेदारी और अधिकार दिए और 2000 में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। एक अमेरिकी हिप्नोटिस्ट लैरी गैरेट अप्रैल और सितंबर 2001 में 2 बार बगदाद गए, जहां उन्होंने उदय के बाएं पैर से चलने में असमर्थता का इलाज करने के लिए सम्मोहन का प्रयोग किया और उदय के साथ 60 घंटे से अधिक का व्यक्तिगत समय बिताया। गैरेट ने उदय के बारे में कहा, वह एक एजुकेटेड पर्सनालिटी था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद उसे कुरान का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने इराक में उदय के साथ अपने अनुभवों पर आधारित एक बुक लिखी, जिसका टाइटल था दुश्मन का उपचार, बगदाद में सम्मोहक रातें, लेकिन बाद में इसे बदलकर शैतान को सम्मोहित करना, सद्दाम हुसैन के मनोरोगी बेटे का इलाज करने वाले सम्मोहनकर्ता की सच्ची कहानी कर दिया गया। शिया शाबान आंदोलन ने उदय पर हमले की जिम्मेदारी ली। उदय पर हमला करने वाले 4 संभावित हत्यारों में से एक सलमान शरीफ को पता चला था कि उदय हर गुरुवार शाम करीब 7 बजे अल-मंसूर की आलीशान गलियों में से एक में लड़की को लेने जाता था। उसने 3 महीने तक उस पर नजर रखी और लगा कि उदय कभी कभी बिना सुरक्षा के होता था। हमले वाले दिन उन्होंने एक आलीशान कार देखी जो बिना बॉडीगार्ड्स के केवल उदय की ही हो सकती थी। उन्होंने उदय पर ठीक 50 बार गोलियां चलाईं, जिनमें से 17 गोलियां लगीं। शाबान के कुछ सदस्य, जिन्हें इस हत्या के प्रयास की जानकारी थी, जॉर्डन में एक अन्य घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और इराकी पुलिस को सौंप दिए गए। अगस्त 1998 में सद्दाम के आदमियों ने अबू सज्जाद को अरेस्ट किया और टीम के दूसरे मेंबर्स के बारे में जानकारी हासिल की। शरीफ के 7 भाइयों और पिता को जेल में डाल दिया गया और उनकी मां को बगदाद मुर्दाघर से उनके शव लेने के लिए कहा गया। अबू साजिद और उसके पिता का भी यही हाल हुआ। बॉडीगार्ड्स ने बुलडोजर से सभी परिवारों के घरों को तोड़ दिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। उदय हमले के दौरान लगी चोटों से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। कहा जाता है कि वह जीवन भर लंगड़ाकर चलता रहा और लोकप्रिय मान्यता के अनुसार नपुंसक हो गया। इराकी सिटीजन्स ने इसे ईश्वरीय न्याय बताया। उदय का ऑपरेशन करने वाले सर्जन अला बशीर के अनुसार उसे नपुंसकता नहीं थी, क्योंकि चोट जन्नांग से काफी दूर थी। उन्होंने कहा, सद्दाम ऑपरेशन कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने अपने बेटे को शांत भाव से देखा और अगर कोई और व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके बेटे को ऐसी हालत में देखता तो वह अपना आपा खो बैठता। लेकिन सद्दाम ने अपना समय नहीं गवाया, बल्कि अपने बेटे की ओर मुड़कर उससे कहा, यह जानते हुए भी कि उदय बेहोश था, मेरे बेटे, ऐसी बातें पुरुषों के साथ हो सकती हैं। ये सामान्य बातें हैं, लेकिन तुम्हें सबसे बुरे दिन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। फिर वे बाहर चले गए। उदय के व्यक्तित्व के बारे में अला बशीर ने कहा, उदय डरावना था क्योंकि वह असंतुलित था और किसी की परवाह नहीं करता था। अब्बास अल-जनाबी, जिन्होंने उदय के साथ 15 वर्षों तक उदय के पीए के रूप में काम किया, ने दावा किया कि हमले के बाद उदय और भी क्रूर हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि नपुंसक होने की अफवाहों से उदय और गुस्सैल हो गया।
जनाबी ने कहा, उदय एक क्रूर राक्षस है। मैंने देखा है कि जब किसी को कोड़े मारे जाते थे तो वह कैसे हंसता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने दर्जनों रेप देखे थे। उन्होंने कहा कि वॉयलेंस ही उदय को अराउज करती थी, यह उसका स्वभाव है, बलात्कार उसके लिए एक शौक की तरह है, और मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। जनाबी ने कहा, मैंने देखा है कि वह कैसे लोगों को टॉर्चर करता था, कैसे हंसता था, कैसे इसका आनंद लेता था। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वह एक तरह का पागल है। उन्होंने बताया कि उदय अपने दोस्तों को लंबे समय तक अपने साथ रखता था क्योंकि उसे उन्हें डराने में मजा आता था। उन्होंने बताया कि उदय शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कराकर उन महिलाओं को काबू में कर लेता था जो उसे मना करती थीं, फिर उनका उपकार करता था। अला बशीर ने दावा किया कि हमले के बाद लो ब्लड प्रेशर के कारण उदय को ब्रेन इंजरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर इस बात को सद्दाम को नहीं बता सके। बशीर के अनुसार घटना वाले दिन गायक कादिम अल सहर के भाई अली अल सहर उदय के साथ थे और उदय की जान लेने का प्रयास तब किया गया तब अली ही उदय को अस्पताल ले गए। कुसे ने अपने पिता सद्दाम को बताया कि हमला तब हुआ जब उदय अपना रोजा तोड़ने के लिए खाना खरीदने गए थे, लेकिन सद्दाम ने कहा, मुझे पता है कि उदय वहां लड़कियों को लेने जाता है। अब्बास अल जनाबी बताते हैं, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिसने उदय को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाई, उसी अली अल सहर को सद्दाम ने सबके सामने जान से मारने की धमकी दी थी। जब सद्दाम हेलीकॉप्टर से आया तो उसने अली अल सहर को बुलाया और कहा, अगर उदय को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि सद्दाम को लगा था कि सहर इस हमले के पीछे था। हत्या के प्रयास के बाद उदय ने प्रेस से कहा, मैं ठीक हूं और स्वस्थ हो रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी टीम के नेता को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। बाद में उदय ने CNN को बताया कि उनके घाव उनके लिए गर्व और सम्मान है। उसने कहा, यह हमला कोई आम बात नहीं थी। यह कभी भी हो सकता था, क्योंकि हम कई देशों से घिरे हुए हैं, जिनमें से कुछ दुश्मन भी हैं, और इनमें सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। समय ने साबित कर दिया है कि ईरान ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है। पार्टी। उदय अपनी पार्टियों में मेहमानों को जबरदस्ती शराब पिलाने के लिए जाना जाता था। एक दोस्त के अनुसार जो भी उदय का नया दोस्त बनता था, उसे उदय सद्दाम हुसैन नामक कॉकटेल पीना पड़ता था, जो विस्की, ब्रांडी, वोदका, कॉन्याक और बियर का ब्लेंड होता था। यह कॉकटेल एक बड़े मग में सर्व किया जाता था और नए दोस्त को इसे पूरा पीना पड़ता था और उन्हें पीने के लिए 10 मिनट का समय देता था। जो लोग धमकियों के बावजूद नहीं पीते थे, उन्हें 2 तरह से पनिश किया जाता था। उनके बाल और आईब्रो शेव कर दिए जाते थे। उनके तलवों पर डंडे मारकर चलने के लिए मजबूर किया जाता था। 1990 के दशक की शुरुआत में उदय के पार्टीज के सिंगर इस्माइल हुसैन ने बताया, उदय को पार्टी करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती थी। जब इराक में कई लोग भूख से मर रहे थे, तब वह खाने पीने की मेजें लगाता था। वह शराब पीकर नाचता था। वह एक अच्छा डांसर भी था। बाद में वह मशीन गन निकालता और चलाना शुरू कर देता। वह बंदूकें मेरे सिर के ठीक ऊपर तान देता और गोलियां चारों ओर बिखर जाती। मैं उन गोलियों के बीच गाता रहता। मुझे संगीत सुनाई ही नहीं देता था। मैं बस गाता रहता। यह तब खत्म होता जब उदय इसे खत्म करना चाहता था। पार्टीज में लगभग 5 या 6 मेल और 40 या 50 फीमेल्स होती थी। उन्होंने कहा, उदय हर किसी को अपने साथ शराब पीने के लिए उकसाता। वह मेरी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करता, अपने लिए और मेरे लिए एक एक बड़ा गिलास शराब का लेकर स्टेज पर चढ़ जाता और सारा पीने के लिए उकसाता। जब वह बहुत ज्यादा नशे में हो जाता था तो बंदूकें निकाल लेता। उसके सभी दोस्त उससे डरते हैं क्योंकि वह उन्हें जेल में डाल सकता है या मरवा सकता है। मैंने उसे एक बार अपने एक दोस्त पर गुस्सा होते देखा। उदय ने उस आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि उसका जूता उड़ गया। वह आदमी दौड़कर आया और जूता उठाकर फिर उसे उदय को पहनाने की कोशिश की। इस दौरान उदय फिर भी उसे लगातार कोसता रहा। गायक कासिम सुल्तान को 1997 में अमेरिका में गाने के बाद बगदाद लौटने पर हंटिंग क्लब में बुलाया गया। उदय ने उन्हें सुबह तक गाने का आदेश दिया। सुबह 8 बजे उदय सुल्तान पर चिल्लाने लगा। एक बार सुल्तान उदय के एक और म्यूजिक कॉन्सर्ट में गया तो उदय के बॉडीगार्ड्स ने उसे जल्दी न आने के लिए पीटा। सुल्तान के स्टेज पर आने से पहले उदय ने उसे अपना वही कॉकटेल पीने के लिए बुलाया जो बियर और दूसरी और शराबों का मिक्स था। इन पार्टियों में जबरन पिलाई गई शराब की मात्रा के कारण सुल्तान को 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सुल्तान यह भी दावा किया कि 1997 में जानलेवा हमले के बाद उदय
महल के बगीचे में उसे शेरों के बीच गाने के लिए मजबूर करता था। उसने इन पार्टियों को ऐसी भीड़ बताया जहां हथियारबंद गुंडे किसी भी समय आपकी जान ले सकते हैं। 1993 में 70 और 80 के दशक के इराकी गायकों जैसे फादेल अवद, सादौन जाबेर और रियाद अहमद पर उदय ने यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि वे पिछली पीढ़ी के गायक थे। उदय ने उनसे कहा, तुम्हें गाने की मनाही है और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी किसी पार्टी में गाए। बैन होने के बाद उनके गाने टीवी पर नहीं दिखाए गए, उन्होंने कोई संगीत कार्यक्रम नहीं किया। बॉडी डबल के आरोप। अपनी आत्मकथा मैं सद्दाम का बेटा था में उदय हुसैन के कथित बॉडी डबल लतीफ याहिया ने बताया कि उन्होंने उदय हुसैन द्वारा किए गए बलात्कार, हत्याओं और यातनाओं को देखा था। याहिया ने दावा किया कि 1987 में उन्हें उदय का बॉडी डबल बनने के लिए मजबूर किया गया था और उदय से अधिक मिलता जुलता दिखने के लिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ी थी। याहिया के अनुसार उदय ने अल रशीद होटल में फूल बेच रही एक छोटी फिलिस्तीनी लड़की का बलात्कार किया और बाद में नीनवे में एक छोटी बहरी लड़की का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उदय ने इराक की मिस इल्हाम अली अल आज़मी का अपहरण करने का आदेश भी दिया था, जब उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। उदय और उसके अंगरक्षकों ने उसे हफ्तों तक बंधक बनाकर रखा और उसका बलात्कार किया और यह अफवाह फैलाई कि वह एक वेश्या है, जिसके कारण उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी। जब पिता ने उदय का सामना किया तो उदय ने लड़की के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, जिससे पिता का आपा टूट गया और उसने पहले तो उदय को मौखिक रूप से गाली दी और अंततः उस पर शारीरिक हमला कर दिया। इससे उत्तेजित होकर उदय ने लतीफ को पिता को गोली मारने का आदेश दिया। लतीफ ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। अंततः उदय के एक अंगरक्षक ने पिता की हत्या कर दी। याहिया कहते हैं कि बॉडी डबल के रूप में उनका अस्तित्व ही एक राजकीय रहस्य था। उदय और कुसे हुसैन की हत्या। इराक पर सद्दाम हुसैन की पकड़ कमजोर हो रही थी। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर 20 मार्च 2003 को अमेरिकी हमला शुरू हुआ तो यह एक मिशन था जिसे शॉक एंड ऑ कहा गया, जिसका उद्देश्य इराकी नेतृत्व को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना था। बगदाद एक ऐसा शहर बन गया था जो लगातार दबाव में था, जहां विस्फोट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे और किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कहां होगा। इस बीच सद्दाम ने सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। वह अब भी सरकारी टेलीविजन पर भाषण देते हुए जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते थे कि इराक सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हालात बिल्कुल अलग थे। उनके करीबी लोगों का दायरा कम जा रहा था, विश्वास टूट रहा था और संदेह बढ़ता जा रहा था। जो लोग कभी उनके बहुत करीब थे, वे अब या तो गायब हो रहे थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे या चुपचाप अलग होने का रास्ता तलाश रहे थे। इस बिखरती दुनिया के ठीक बीच में उनके बेटे उदय हुसैन और कुसे हुसैन थे और इस दौरान उनकी भूमिका बहुत मायने रखती थी। 9 अप्रैल 2003 को एक पल ने सब कुछ बदल दिया। शहर के फिरदौस चौक पर सद्दाम हुसैन की एक विशाल प्रतिमा को दुनिया भर के कैमरों के सामने गिरा दिया गया। उदय और कुसे भी गायब हो गए, अपने साथ केवल कुछ भरोसेमंद लोगों को ही ले गए। शक्तिशाली राष्ट्रपति भवन अचानक खाली हो गए। इस दौरान इस्तेमाल किए गए सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपकरणों में से एक ताश के पत्तों का सेट था। अमेरिकी सेना ने सद्दाम के शासनकाल के टॉप अथॉरिटीज के फोटोज के पत्तों का एक सेट तैयार किया था। सद्दाम को स्पेड्स का इक्का दिखाया गया था, जो सबसे मूल्यवान कार्ड था और यह दिखाता था कि वही मुख्य निशाना था। उदय को हार्ट्स का इक्का और कुसे को क्लब्स का इक्का दर्शाया गया था। सैनिक इन कार्डों को अपने पास रखते थे, लेकिन इन्हें जनता को भी दिखाया जाता था। जुलाई 2003 में नवाफ अल-जैदान नाम का एक व्यक्ति सामने आया। उसने अमेरिकी सेना को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उदय और कुसे मोसुल के एक घर में छिपे हुए हैं। जुलाई 2003 की एक सुबह जेएसओसी टास्क फोर्स 20 ने अमेरिका की सेना की 101वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों की सहायता से उत्तरी इराकी शहर मोसुल में एक घर पर छापे के दौरान उदय, कुसे और कुसे के 14 वर्षीय बेटे मुस्तफा को घेर लिया। सूचना के आधार पर 101वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों ने कव दिया, जबकि टास्क फोर्स 20 ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। सैनिकों ने 3 बार घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पहली 2 कोशिशों में उन्हें AK-47 और ग्रेनेड से हमले का सामना करना पड़ा। उदय, कुसे और गार्ड ने इमारत के सामने वाले हिस्से में बने बाथरूम में मोर्चा संभाला, जहां से वे सड़कों और पहली मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर गोलीबारी कर सकते थे। कुसे का बेटा पीछे वाले बेडरूम में छिप गया और उसने अपना बचाव किया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने घर पर कई बार बमबारी की और मिसाइलें दागी।
माना जाता है कि तीनों घर के सामने दागी गई मिसाइल से मारे गए। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मुस्तफा 5 घंटे की घेराबंदी में मरने वाला आखिरी व्यक्ति था और कुसे और उदय के मारे जाने के बाद भी वह गोली चलाता रहा। ब्रिगेड कमांडर कर्नल जो एंडरसन ने बताया कि उस दिन सुबह 10 बजे अरबी में घोषणा की गई और अंदर मौजूद लोगों से शांतिपूर्वक बाहर आने को बोला गया। जवाब में उन्हें गोलियों की बौछार मिली। स्पेशल फोर्स की एक टीम ने इमारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोलीबारी के बीच पीछे हटना पड़ा। 4 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इसके बाद एंडरसन ने अपने जवानों को 50 कैलिबर की भारी मशीन गनों से फायरिंग करने का आदेश दिया। एक हेलीकॉप्टर द्वारा रॉकेट दागे जाने और स्ट्राइक ब्रिगेड द्वारा उन पर 40 mm के ग्रेनेड दागे जाने के बाद भी उदय और कुसे ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बाद में अमेरिकी कमान ने कहा कि यह साबित हो गया है कि 2 मृत व्यक्ति सद्दाम हुसैन के पुत्र थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुखबिर को उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से घोषित $30 मिलियन का इनाम मिलेगा। इमारत बुरी तरह डैमेज हो गई थी और हर जगह मलबा बिखरा हुआ था। अंदर उन्हें 4 शव मिले। उदय, हुसैन, मुस्तफा और अब्दुल समद सभी मर चुके थे। सद्दाम हुसैन को जब अपने बेटों और पोते की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, क्या वे लड़े थे? जब उन्हें उत्तर हाँ मिला तो उन्होंने कहा, अच्छा, ईश्वर की स्तुति हो जिसने मुझे उनकी शहादत और मातृभूमि की रक्षा से सम्मानित किया। सद्दाम से पूछताछ के दौरान जब जॉर्ज पिरो ने उदय के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो पिरो ने कहा, मैं हैरान था। उन्होंने अपने बेटे की मौत पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपने बेटों पर गर्व है। वे अपने विश्वास के लिए लड़ते हुए या उस विश्वास पर कायम रहते हुए शहीद हुए। मैंने उनसे तब तक सवाल पूछे जब तक कि वो उदय के बारे में अफवाहें सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे रुकने को कहा। आप अपने बच्चों को चुन नहीं सकते। आपको जो मिलता है उसी से संतोष करना पड़ता है। एक अन्य पूछताछ के दौरान जब CIA एनालिस्ट जॉन निक्सन ने सद्दाम को इस अफवाह से अवगत कराया कि उनका और समीरा का अली नाम का एक बेटा था, तो सद्दाम ने पीड़ा से कहा, अगर मैंने तुम्हें हाँ कह दिया तो क्या तुम उसे भी वैसे ही मार दोगे जैसे तुमने उदय और कुसे को मारा? युद्ध के दौरान उदय ने शराब और व्यभिचार त्याग दिया और अपनी सारी एनर्जी फदायन सद्दाम के नेतृत्व पर फोकस कर दी। अमेरिकी प्रशासन ने हुसैन भाइयों के शवों की भयावह तस्वीरें जारी की। दोनों भाइयों ने पहचान छिपाने के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। उदय ने तो अपना सिर मुंडवा लिया था। बाद में शवों को शवगृह में इस तरह से तैयार किया गया ताकि जनता को यकीन हो जाए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उदाहरण के लिए उदय की दाढ़ी काट दी गई, उसकी नाक की मरम्मत की गई, लड़ाई में लगे चेहरे के घाव हटा दिए गए और 1996 में हुए हत्या के प्रयास में उसके पैर में फंसी 8 इंच की धातु की छड़ निकाल दी गई। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि अफवाहों और भ्रम से भरे देश में लोगों को इनकी मौत को लेकर ठोस सबूत की जरूरत थी। शवों को जांच के लिए ले जाया गया। अमेरिकी सैन्य डॉक्टरों और फोरेंसिक टीमों ने पहचान की प्रक्रिया शुरू की। इस्तेमाल की गई टेक्निक्स, जिनका इस्तेमाल अक्सर उन स्थितियों में किया जाता है जहां केवल दृश्य पहचान पर्याप्त नहीं होती है। इसके अलावा चेहरे की विशेषताओं, फिंगरप्रिंट का मैच किया गया। 1996 में हुए हत्या के प्रयास में उदय को लगी चोटें उनकी पहचान की पक्का करने में इंपॉर्टेंट थीं, क्योंकि उनसे उनके शरीर पर निशान रह गए थे। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अधिकारियों ने कंफर्म किया कि मोसुल में मारे गए दोनों व्यक्ति वास्तव में उदय और कुसे हुसैन थे। इसे सोशली डिक्लेयर भी किया गया। न्यूज़वीक ने दावा किया कि उदय हुसैन के ब्रीफकेस में कई इत्र की बोतलें, पुरुषों के अंडरवियर के बंद पैकेट, फॉर्मल शर्ट, एक रेशमी टाई थी। उनके पास लगभग $100 मिलियन और इराकी दीनार थे। बाद में अमेरिकन अथॉरिटीज ने शवों की तस्वीरें मीडिया को जारी कर दी। इस फैसले ने दुनिया भर में काफी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों का मानना था कि सच्चाई साबित करने के लिए यह जरूरी था, जबकि अन्य लोगों को लगा कि यह बहुत ही हॉरिफाइंग और ह्यूमिलेटिंग था। उम्मीद जताई कि उनकी मृत्यु की कंफर्मेशन से इराकी लोगों को शांति मिलेगी। उदय को अल-अफजा के कब्रिस्तान में तिक्रित के पास कुसे और मुस्तफा के साथ दफनाया गया है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करता हूं। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।